हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल सीएसई मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो कि है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर सीरीज में हमने 2 यूनिट को कंप्लीट कर लिया है, यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा था, यूनिट 2 में प्रोसेस मैनेजमेंट को हमने पढ़ा था। यूनिट 3 भी लगभग ये समाप्त ही है। बस आज जो है लेक्चर नंबर 27 प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के इंट्रोडक्शन को हम समझेंगे और इस प्रकार यूनिट 3 भी हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन लेक्चर नंबर 27। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का मतलब हम समझेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसेस कुछ कॉमन रिसोर्सेस या डेटा को यूज कर पाते हैं। अगर सिंपल शब्दों में हम बात करें तो कुछ कॉमन डेटा या रिसोर्स जो कि प्रोसेस के बीच में शेयर किया जाता है, इसे हम लोग प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होगा कैसे? प्रोसेस को 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट प्रोसेस एंड सेकेंड वन इज कोऑपरेटिव प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस वैसे प्रोसेस को कहा जाता है जिनका एग्जीक्यूशन किसी दूसरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को डिस्टर्ब ना करे। मतलब द एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस डज नॉट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर प्रोसेस। ओके, एंड कोऑपरेटिव प्रोसेस वैसे प्रोसेसेस को कहते हैं जो कि किसी दूसरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को वो डिस्टर्ब करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं। A process that can affect or be affected by other process executing in the system। ओके, तो वैसे प्रोसेसेस जो कि दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं या फिर किसी दूसरे प्रोसेस से खुद को अफेक्टेड कराते हैं, वैसे प्रोसेसेस कोऑपरेटिव प्रोसेस कहे जाते हैं। अब इंडिपेंडेंट प्रोसेस में तो हमें कोई परेशानी नहीं है। इंडिपेंडेंट प्रोसेस अपना रिसोर्स यूज करते हैं और अपना जो भी पार्टिकुलर वर्क उन्हें असाइन किया गया है उसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होता है? क्योंकि कुछ डेटा होता है, कुछ वेरिएबल्स होता है, कुछ रिसोर्सेस होते हैं जो कि मोर देन वन प्रोसेस के द्वारा यूज किया जाता है, और वो रिसोर्सेस, वो डेटा प्रोसेस के द्वारा किस मैनर में यूज किया जाए वो हमें देखना पड़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लें, सपोज करें 2 प्रोग्राम है, दोनों प्रोग्राम में कुछ कॉमन डेटा है, तो उन कॉमन डेटा को हम लोग एक अलग जगह पर स्टोर कर देते हैं और प्रोग्राम के द्वारा उस डेटा को हम लोग यूज करने का इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। कुछ इस तरह का काम करते हैं। तो जो दोनों प्रोग्राम्स हैं वो बारी बारी से उन डेटा का शेयरिंग अपने में एक दूसरे में करते रहते हैं। तो ये एक प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का एग्जांपल है। अब हम लोग समझते हैं रेस कंडीशन क्या होता है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम अराइज इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव प्रोसेस आल्सो बिकॉज रिसोर्स आर शेयर्ड इन कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम अराइज होती है वो कोऑपरेटिव प्रोसेसेस के द्वारा ही होती है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेस का शेयरिंग किया जाता है और रिसोर्सेस के शेयरिंग में कुछ दिक्कतें आती हैं। अब देखिए रेस कंडीशन क्या होता है। जब मोर देन वन प्रोसेसेस कुछ सेम कोड्स को, कॉमन कोड्स को एग्जीक्यूट करते रहते हैं, तो उस समय सेम कोड का आउटपुट डिफरेंट होता है, अलग अलग प्रोसेसेस के लिए डिफरेंट होता है, और जो भी वैल्यू होती हैं वेरिएबल की, शेयर्ड वेरिएबल की, वो रॉन्ग आ जाती हैं, गलत आ जाती हैं। इसलिए सभी प्रोसेसेस जो है वो एक रेस में आ जाते हैं कि उनके द्वारा जो कॉमन वेरिएबल्स हैं या फिर सेम डेटा है उनका आउटपुट करेक्ट है। सभी प्रोसेसेस अपने आउटपुट को करेक्ट करने के रेस में आ जाती हैं, इसलिए इसको हम लोग रेस कंडीशन कहते हैं। वहाँ पर रेस कंडीशन जनरेट हो जाता है। सपोज करो P1 और P2 2 प्रोसेस हैं, ठीक है। ये कॉमन कोड को यूज कर रहे हैं, मतलब कॉमन कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो P1 प्रोसेस जो है अपना रिजल्ट पब्लिश करेगा और P2 प्रोसेस अपना रिजल्ट पब्लिश करेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं, दोनों अलग अलग प्रोसेस के रिगार्डिंग अलग अलग प्रोग्राम्स हैं।
तो इनका रिजल्ट कुछ और होगा और P2 का रिजल्ट कुछ और होगा। तो यहाँ पर P1 और P2 प्रोसेस एक रेस में चले जाएंगे जहाँ पर दोनों प्रोसेस अपने आउटपुट को सही बताने की कोशिश करेंगे कि माई आउटपुट इज करेक्ट। तो इसी तरह के रेस का जो कंडीशन जनरेट होता है इसको हम लोग रेस कंडीशन कहते हैं। अब थोड़ा सा और डिटेल अगर हम लोग समझे रेस कंडीशन को, तो सेवरल प्रोसेसेस एक्सेस एंड प्रोसेसेस द मैनिपुलेशंस ओवर द सेम डेटा कंकरेंटली। कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो कि सेम ही डेटा पे एक साथ प्रोसेस करते हैं या फिर मैनिपुलेशन करते हैं, और इस प्रकार उनका जो आउटपुट आता है वो डिपेंड करता है कि किस ऑर्डर में प्रोसेस सेम डेटा को एग्जीक्यूट करते हैं या फिर उनका मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक, रेस कंडीशन एक एक्चुअली सिचुएशन है जहां पर कि क्रिटिकल सेक्शन में कुछ कॉमन जो डेटा होते हैं वहाँ पे उन डेटा को अलग अलग प्रोसेसेस के द्वारा यूज किया जाता है। दिस हैपन व्हेन द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल थ्रेड एग्जीक्यूशन इन अ क्रिटिकल सेक्शन डिफर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच द थ्रेड एग्जीक्यूट। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मल्टीपल थ्रेड्स मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में सेम डेटा को एग्जीक्यूट करते हैं और उनका जो रिजल्ट आता है वो डिफरेंट आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग रेस कंडीशन कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि रेस कंडीशन जनरेट हो गया है। ओके, अब ये क्रिटिकल सेक्शन क्या है? तो क्रिटिकल सेक्शन एक स्पेस होता है जहां पर कुछ कॉमन कोड रखे रहते हैं ताकि अलग अलग थ्रेड या प्रोसेसेस उस कॉमन कोड को यूज कर पाए। कुछ कॉमन कोड है जो कि लगभग सभी प्रोसेसेस में यूज होने वाले हैं, तो सभी प्रोसेसेस में वो कोड हम लोग डिक्लेयर ना करने के बजाय एक कॉमन प्लेस पे डिक्लेयर कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, और उसी कॉमन प्लेस को क्रिटिकल सेक्शन कहा जाता है। रेस कंडीशन जनरेटेड ड्यू टू प्रोसेसिंग ऑफ मल्टीपल कोऑपरेटिव प्रोसेस एट अ टाइम। अगर पूछा जाए कि रेस कंडीशन क्यों जनरेट होता है, तो मल्टीपल कोऑपरेटिव प्रोसेसेस को अगर एक साथ रन करा दिया जाता है या प्रोसेसिंग कराया जाता है तो रेस कंडीशन जनरेट होता है। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट प्रोसेस को एक साथ हम लोग प्रोसेस करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो ऐसा कंडीशन जनरेट नहीं होगा क्योंकि वहां पर प्रोसेसेस एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं होते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव प्रोसेसेस एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए यहाँ पे रेस कंडीशन जनरेट होता है। ड्यू टू रेस कंडीशन लॉस ऑफ डेटा, डेडलॉक ETC अकर्स। ठीक है, यहाँ पे डेटा का लॉस हो सकता है, डेडलॉक कंडीशन जनरेट हो सकता है, एक्सेट्रा। अब हम समझेंगे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्रिटिकल सेक्शन एक स्पेस होता है जहां पर कुछ कॉमन डेटा स्टोर किए गए होते हैं या फिर कोड सेगमेंट वहां पर होता है, और मोर देन वन प्रोसेसेस के द्वारा ये यूज किया जाता है, मतलब ये शेयर्ड कोड्स होते हैं। ओके, क्रिटिकल सेक्शन इज अ कोड सेगमेंट दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम। एक बार में एक ही प्रोसेस इसके कोड को एग्जीक्यूट कर सकता है, यूज कर सकता है। The critical section contains shared variable that need to be synchronized to maintain the consistency of the data variable। इसमें जो है कुछ शेयर्ड वेरिएबल्स होते हैं जो कि सिंक्रोनाइजेशन के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, डेटा वेरिएबल का कंसिस्टेंसी बना रहे इसके लिए सिंक्रोनाइजेशन होता है। So the critical section problem means designing a way of cooperative processes to access shared resource without creating data inconsistency। तो ये जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है इसका मतलब ये है कि एक कोऑपरेटिव प्रोसेसेस के का एक ऐसा डिजाइन तैयार किया जाए जिससे कि मोर देन वन प्रोसेसेस अगर शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हो तो वहां पर कोई भी इनकंसिस्टेंसी जनरेट ना हो। ओके, अब ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ऐसा प्रॉब्लम जनरेट ना हो, इसको खत्म करने के लिए इसका एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सेमाफोर। ठीक है, व्हाट इज सेमाफोर? सेमाफोर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में जो भी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सेमाफोर का कॉन्सेप्ट आता है। सेमाफोर एक जनरली वेरिएबल होता है और वो वेरिएबल ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस CS में क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करेगा, कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से डेटा को एक्सेस करने के बाद एग्जिट कर पाएगा। मतलब कि एक ऐसा वेरिएबल जो प्रोसेस को ये परमिशन देता है, ये डिसाइड कराता है
कि कौन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करेगा और वो निकल जाएगा। ठीक है, तो there are common code in the critical section which is used by multiple processes. All the available process try to use the code or instruction present in the CS. जो critical section होता है इसमें shared codes या shared variables स्टोर होते हैं और बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ इस शेयर्ड वेरिएबल या शेयर्ड कोड को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक, लेकिन क्या सभी प्रोसेस एक साथ एक्सेस कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। एट अ टाइम एक ही प्रोसेस इस शेयर्ड कोड को या फिर शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस कर पाएगा। तो कौन सा प्रोसेस एक्सेस करेगा पहले, कौन सा प्रोसेस बाद में एक्सेस करेगा, इसको डिसाइड करता है सेमाफोर। ठीक है, सेमाफोर सिंपली अ वेरिएबल, सेमाफोर सिंपली इज अ वेरिएबल दैट इज नॉन नेगेटिव एंड शेयर्ड बिटवीन थ्रेड। ये एक वेरिएबल होता है नॉन नेगेटिव वेरिएबल और ये थ्रेड के बीच में शेयर किया जाता है। और सेमाफोर आइदर अलाउ और डिज अलाउ एक्सेस टू रिसोर्स, ये जो है रिसोर्स का एक्सेस करना है या नहीं करना है, ये किसी प्रोसेस के लिए अलाउ करता है या डिज अलाउ करता है, विच डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज सेटअप। और ये इस पर डिपेंड करता है कि सेमाफोर वेरिएबल को सेटअप कैसे किया है। ओके, तो सेमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल है जो कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर में यूज किया जाता है अलग अलग कंकरेंट कोऑपरेटिव प्रोसेसेस के द्वारा, ताकि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन सक्सेसफुली बिना किसी प्रॉब्लम के हो सके। सेमाफोर इज अ मेथड और टूल विच इज यूज टू प्रिवेंट रेस कंडीशन। रेस कंडीशन जो जनरेट हो रहा था उसको रोकने के लिए, खत्म करने के लिए सेमाफोर मेथड का यूज किया जाता है। अब देखो ये जो सेमाफोर है ये दो टाइप्स के होते हैं। एक टाइप होता है काउंटिंग सेमाफोर और दूसरा टाइप होता है बाइनरी सेमाफोर। काउंटिंग सेमाफोर में सेमाफोर वेरिएबल का जो वैल्यू है वो -∞ से +∞ तक हो सकता है, जबकि बाइनरी सेमाफोर में सेमाफोर का जो वैल्यू है वो 0 और 1 हो सकता है। ठीक है, तो काउंटिंग सेमाफोर और बाइनरी सेमाफोर यूज किया जाता है डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज गोइंग टू बी हैपन। ओके, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि ये सेमाफोर वेरिएबल टेक्निक मेथड काम कैसे करता है। तो यहाँ देखो दो ऑपरेशंस होते हैं सेमाफोर में जो कि परफॉर्म कराया जाता है किसी भी प्रोसेस के द्वारा। एक जो ऑपरेशन है उसको वेट ऑपरेशन कहते हैं, डाउन ऑपरेशन भी कहते हैं या फिर पी ऑपरेशन भी हम लोग कहते हैं। इन ऑपरेशन को यूज किया जाता है फॉर इंटरिंग इन क्रिटिकल सेक्शन। अगर किसी भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में भेजना होगा तो इन ऑपरेशंस को सबसे पहले उन प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा। इन ऑपरेशन में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तभी वो क्रिटिकल सेक्शन में इंटर कर पाएंगे और डेटा को यूज कर पाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट जो ऑपरेशन होता है उसको कहते हैं हम लोग सिग्नल या फिर अप ऑपरेशन या फिर पोस्ट ऑपरेशन या फिर वी ऑपरेशन। चारों में से किसी भी ऑपरेशन, सभी का एक ही काम होता है। क्या काम होता है? फॉर एग्जिट फ्रॉम क्रिटिकल सेक्शन। अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में चला गया है, डेटा एक्सेस कर चुका है और उसको क्रिटिकल सेक्शन में से निकलना है तो वो कौन सा प्रोसेस अप्लाई करेगा? वो प्रोसेस अप्लाई करेगा सिग्नल, अप, पोस्ट या वी। ठीक, सभी का काम एक ही है, नाम अलग अलग है जो कि सेम काम करते हैं। ओके, तो दो तरह के ऑपरेशंस सेमाफोर मेथड में अप्लाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज वेट ऑपरेशन विच इज यूज्ड फॉर इंटरिंग इन क्रिटिकल सेक्शन ऑफ प्रोसेस, और दूसरा सिग्नल ऑपरेशन विच इज यूज्ड फॉर एग्जिट फ्रॉम क्रिटिकल सेक्शन फॉर अ प्रोसेस। ठीक, प्रोसेस जब क्रिटिकल सेक्शन में घुसेगा, इंटर करेगा तो उसको वेट ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, और जब वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलेगा तो सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखा है, प्रोसेस हैज टू रन द एंट्री कोड फॉर द इंटरिंग इन CS क्रिटिकल सेक्शन एंड सिमिलरली रन एग्जिट कोड फॉर द कमिंग आउट फ्रॉम द CS क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, अब ये जो स्टेप क्या है, कैसे ये सेमाफोर का वेट ऑपरेशन और सिग्नल ऑपरेशन वर्क करता है, इसको हम समझते हैं। ये स्टेप्स हैं, इन्हीं स्टेप्स को हम डिस्क्राइब करेंगे एक कॉमन कोड्स के हेल्प से। ओके, यहाँ पर हमारे पास कुछ कोड्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। एक कोड है जिसका नाम है
वेट ऑपरेशन। ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? ये वेट ऑपरेशन हो रहा है। ओके, दिस इज वेट ऑपरेशन। और ये वेट ऑपरेशन क्यों होता है? किसी भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में इन करना है, जाना है, तो वो वेट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन है। क्या है? क्रिटिकल सेक्शन है। ओके, क्रिटिकल सेक्शन में बहुत सारे प्रोग्राम्स इन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हमारे पास एक P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है, P4 प्रोसेस है और P5 प्रोसेस है। सपोज करो 5 प्रोसेसेस ऐसे हैं जिनको के क्रिटिकल सेक्शन के शेयर्ड वेरिएबल या डेटा को एक्सेस करना है। ओके, तो हम मान लेते हैं रेडी क्यू में सबसे पहले P1 अराइव हुआ है, उसके बाद P2 हुआ है, उसके बाद P3 हुआ है, उसके बाद P4 हुआ है, उसके बाद P5 हुआ है। ठीक है, तो P1 सबसे पहले जो है क्रिटिकल सेक्शन में इन करने का कोशिश करेगा। तो ये इन करने का कोशिश करेगा। इसको इन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इतना सारा कोड को रन करना पड़ेगा पहले, और इस एग्जीक्यूशन में वो सक्सेस हो जाता है तो वो क्रिटिकल सेक्शन में इन हो पाएगा, नहीं तो वो वेट करेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एक सेमाफोर हमने लिया है, सेमाफोर वेरिएबल। यहाँ पर सेमाफोर वेरिएबल हमने s लिया है। सपोज करते हैं हम कि s का जो वैल्यू है वो 3 है। तो सेकेंड इंस्ट्रक्शन में s का जो वैल्यू है वो इक्वल है s-1। s वैल्यू हमने इनिशियली लिया है 3, तो यहाँ से ये 3 - 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद कंडीशन चेक की जाएगी कि s वैल्यू इज लेस देन 0, 2 इज नॉट लेस देन 0। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये सारी कोड्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक, और यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा वैल्यू। तो P1 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में इंटर कर जाएगा। ओके, ठीक ऐसे ही उसके बाद P2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करने की कोशिश करेगा। तो P2 प्रोसेस को भी एंट्री कोड रन करना पड़ेगा। तो एंट्री कोड रन करते समय फिर अब s वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। तो फिर से सेकेंड इंस्ट्रक्शन को रन करते समय हम देखेंगे s वैल्यू इज इक्वल टू s वैल्यू -1। तो ये क्या हो जाएगा? अभी s वैल्यू 2 है, 2 - 1 ये हो जाता है 1। ओके, तो यहाँ पर ये कंडीशन चेक की जाएगी, इफ s वैल्यू इज लेस देन 0 तो नो, 1 इज नॉट लेस देन 0 तो फिर से फॉल्स हो जाएगा। फिर से ये वाला जो पोर्शन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे P2 प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ जाएगा, कोड को एक्सेस करेगा। ठीक है, उसके बाद P3 प्रोसेस का नंबर है। P3 प्रोसेस जो है वो भी क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करने की कोशिश करेगा। तो इंटर करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इंटर करने के लिए इसको इस कोड को रन करना पड़ेगा, वेट ऑपरेशन करना पड़ेगा। वेट ऑपरेशन करने के लिए s वैल्यू इज इक्वल टू s वैल्यू -1 हो जाएगा। s वैल्यू क्या हो गया है? 1 हो गया है। तो s वैल्यू 1 हो गया है, तो अब s वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 - 1 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 1 - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। तो क्या 0 से लेस देन है? नहीं, 0 के इक्वल होता है, लेस देन नहीं होता है। तो फिर से ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा और ये रिटर्न हो जाएगा। और इस प्रकार P3 प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा और शेयर्ड वेरिएबल कोड को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद P4 प्रोसेस आएगा और ये भी क्रिटिकल सेक्शन में इन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसको फिर से ये वेट ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। वेट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए s का वैल्यू अभी 0 हो गया है। ठीक है, तो s वैल्यू इज इक्वल टू s वैल्यू -1, मतलब कि 0 - 1 इज इक्वल टू व्हाट? -1। अब देखो -1 इज लेस देन 0, तो ये हो जाएगा क्या? ट्रू। ठीक है, ट्रू हो जाएगा। तो ये वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट करेगा। पुट प्रोसेस PCB इन सस्पेंडेड लिस्ट स्लिप। इसका मतलब क्या है? जो प्रोसेस है P4 इसका PCB एक मेमोरी होता है जहां पर किसी भी प्रोसेस के सभी इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं, जैसे प्रोसेस नेम, प्रोसेस ID, प्रोसेस स्टेट एक्सेट्रा। तो उस प्रोसेस
के पीसीबी को सस्पेंडेड लिस्ट में डाल दिया जाता है, जिसको कहा जाता है स्लिप ऑपरेशन। ठीक है, स्लिप ऑपरेशन का मतलब क्या है? जब किसी प्रोसेस को सस्पेंडेड लिस्ट में, वेट लिस्ट में डाल दिया जाता है तो उस ऑपरेशन को हम लोग स्लिप ऑपरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे वेट लिस्ट में कौन कौन सा प्रोसेस आ जाएगा? वेट लिस्ट में आ जाएगा P4। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गया है तो इसलिए ये वाला जो कोड है पूरा अपना एग्जीक्यूट हुआ है। ओके, अब देखो P4 चला गया वेट लिस्ट में। अब P5 फिर से क्रिटिकल सेक्शन में इन करने की कोशिश करेगा, उसके लिए उसको ये कोड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। कोड एग्जीक्यूट करने के लिए फिर से S वैल्यू इक्वल टू S वैल्यू -1, S वैल्यू क्या हो गया? -1 हो गया है। तो S वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा? S वैल्यू -1, तो -1, और हम यहीं पे इसको कर दे रहे हैं -1 और -1 क्या होता है? -1 और -1 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो -2 इज लेस देन 0, यस ट्रू। फिर से ये वाला जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, तो पुट प्रोसेस पीसीबी इन सस्पेंडेड लिस्ट, P5 को भी सस्पेंडेड लिस्ट में, वेट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वेट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। अब देखो प्रोसेस तो अंदर चला गया क्रिटिकल सेक्शन में। P1 प्रोसेस अपने शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करना था, वो एक्सेस कर चुका है, अब उसको एग्जिट करना है। ठीक है, उसको उसमें से निकलना है, तो वो ऐसे ही तो नहीं निकल सकता है। ये कब निकलेगा? इसको एग्जीक्यूट कोड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और जो एग्जिट कोड ऑपरेशन है, सिग्नल ऑपरेशन, ये अगर सक्सेसफुली ये परफॉर्म कर देता है तो ये एग्जिट कर जाएगा। ओके, तो P1 प्रोसेस इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर सेमाफोर S का वैल्यू लास्ट में क्या था? तो ये -2 था। ओके, ये -2 हो गया था, तो -2 यहाँ होगा। S वैल्यू इज इक्वल टू -2 + 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो इफ S वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ये ट्रू हो जाएगा। -1 इज लेस देन इक्वल टू 0, ट्रू हो जाएगा। तो जब ट्रू होगा तो ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, पुट प्रोसेस फ्रॉम सस्पेंडेड लिस्ट एंड वेक अप। सस्पेंडेड लिस्ट से एक प्रोसेस को लो और उसको वेकअप कर दो। वेकअप ऑपरेशन वैसे ऑपरेशन को कहा जाता है जिसमें कि किसी वेट लिस्ट में प्रोसेस रखा हुआ हो और उस प्रोसेस को वेट लिस्ट से उठा करके रेडी क्यू में डाल दिया जाए। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होने का मतलब ये नहीं है कि वेट लिस्ट से P4 प्रोसेस को उठा करके और क्रिटिकल सेक्शन में डाल दिया जाएगा। P4 प्रोसेस को फिर से रेडी क्यू में डाला जाएगा। ठीक है, रेडी क्यू में डाला जाएगा, और जब इसका नंबर आएगा तो ये नंबर कहाँ चला जाएगा? क्रिटिकल सेक्शन के पास इंटर होने के लिए चला जाएगा, और उसको फिर से ये एंट्री कोड रन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से P1 एग्जिट कर जाएगा, और यहाँ से एक प्रोसेस, वो प्रोसेस इसमें से निकलेगा, सस्पेंडेड लिस्ट, वेट लिस्ट से निकलेगा जो प्रोसेस पहले वेट लिस्ट में गया था। क्योंकि यहाँ पर हमने पहले पढ़ा है कि FIFO ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। ठीक, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो P4 पहले आया था ना वेट लिस्ट में, तो यही पहले जाएगा। ठीक है, P1 एग्जिट कर गया, P4 फिर से रेडी क्यू में चला गया। उसके बाद P2 एग्जिट करना चाहेगा। P2 को जब एग्जिट करना है तो फिर से उसको ये कोड रन करना पड़ेगा। अब ये -2 से S का वैल्यू क्या हो गया है? यहाँ पे देखो -1। ठीक है, -2 से S का वैल्यू -1 हो गया है। तो -1 इज S वैल्यू इज इक्वल टू S वैल्यू +1। ठीक है, तो S वैल्यू +1 जब हम लोग करेंगे तो S वैल्यू -1 है और +1, ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या S वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है? 0 है, ट्रू हो गया। तो फिर से यहाँ से ये पुट प्रोसेस फ्रॉम सस्पेंडेड लिस्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और P5 प्रोसेस फिर से कहाँ चला जाएगा? फिर से रेडी क्यू में चला जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार P2 प्रोसेस भी एग्जिट कर जाएगा। तो इस तरह से प्रोसेसेस सेमाफोर मेथड से क्रिटिकल सेक्शन में भेजे जाते हैं। प्रोसेसेस जब अपना टास्क परफॉर्म कर लेते हैं, अपने जो भी शेयर्ड वेरिएबल है उनको एक्सेस कर लेते हैं, तो उन्हें एग्जिट करा दिया जाता है। तो इस तरह से सेमाफोर मेथड को यूज किया जाता है रेस कंडीशन
जनरेट ना हो इसके लिए और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का कंफ्यूजन है तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।